हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुस्तफ़ा कमाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नया टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10 स्टैंडर्ड हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 4, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर को इसलिए इम्पोर्टेंट कहा जाता है क्योंकि इस चैप्टर में ऐसे चीज़ें बताया गया है कि हमारे इंसान की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया, ख़ासकर बी इट इज़ इन द इकोनॉमिक सेक्टर, बी इट इज़ इन द सोशल सेक्टर, पॉलिटिकल सेक्टर, जिस सेक्टर में भी कहेंगे, एक जो चेंज आया था वो इस एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद एक ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिलता है। सो इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो चैप्टर है, इस प्रोस्पेक्टिव से भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव होगा और दूसरा होगा हमारा ईस्टर्न पर्सपेक्टिव। ईस्टर्न पर्सपेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो इसमें हम इंडियन कंटेक्स्ट में हम लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव के हिसाब से बात करते हैं, व्हेन वी कॉल द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहने का मतलब जब इंडस्ट्रियल लाइफ स्टार्ट हुआ, यानी कि फैक्ट्री लाइफ, हमारे हिसाब से नॉर्मली हम इंडस्ट्रियल लाइफ मतलब हम मानते हैं ए फैक्ट्री लाइफ होता है। अगर हम किसी चीज़ को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कहता है तो हमारे हिसाब से वो होता है फैक्ट्री प्रोडक्शन। इन द सेम वे अगर इंडस्ट्रियल वर्कर बोलते हैं तो वो हमारे हिसाब से होता है फैक्ट्री वर्कर। तो फ्रेंड्स, बट दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं, जब फैक्ट्री लाइफ की जब हम बात करते हैं तो फैक्ट्री लाइफ किसी न किसी पॉइंट में तो स्टार्ट हुआ है, और ये फैक्ट है कि ये यूरोप में ही स्टार्ट हुआ है, ख़ासकर इंग्लैंड में ही इसकी शुरुआत हुआ है। जब हम एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है और वहाँ से प्रोडक्ट में इंटरनेशनल मार्केट में कितना चेंज आया, डिमांड सप्लाई उनमें कितना चेंज आया, अगर वो पढ़ते हैं तो उससे पहले भी एक दौर था जब फैक्ट्रीज नहीं इस्टेब्लिश हुआ था, जब फैक्ट्री का कई दूर दूर तक नाम और निशान नहीं था, तब भी लोग चीज़ों को ख़रीदते थे, चीज़ों को फ़रोख्त करते थे, इंटरनेशनल मार्केट्स तब भी थे। आपने सुना होगा सिल्क रूट के बारे में। जब हम सिल्क रूट की बात करते हैं तो उस रूट को सिल्क का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि उस रूट से सिल्क की ज़्यादा ट्रेड होता था। इन द सेम फैशन, इसका मतलब ये है उस वक़्त फैक्ट्री लाइफ इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, स्टिल देयर वाज अ ट्रेड। ये कहने का मतलब मेरा ये है क्योंकि फैक्ट्री लाइफ से पहले भी ट्रेड था, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है नॉर्मली, क्योंकि आज हम मानते हैं अगर कोई इंटरनेशनल मार्केट में या डोमेस्टिक मार्केट में कोई चीज़ मिसाल कोई चीज़ की ट्रेड हो रहा है तो वो चीज़ एक पर्टिकुलर फैक्ट्री से बन के आता है। सो दिस इज़ नॉट द केस विद सिल्क रूट ट्रेड। सिल्क रूट ट्रेड के साथ ऐसा कोई केस नहीं था। फॉर एग्जांपल उस वक्त कोई ये फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। अब चीज़ें ये हमें जानने की ज़रूरत है, अगर फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हुआ था तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रेड, खासकर इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता था, वो चीज़ प्रोडक्ट जो मार्केट में आता था वो प्रोडक्ट कैसे बनता था, वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो वेस्टर्न प्रोस्पेक्टिव में जब मैंने आपको कहा, वेस्टर्न प्रोस्पेक्टिव में एक टेक्निकल टर्म है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। जब हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता है, ये वो दौर है जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर स्टार्ट नहीं हुआ था। यहाँ पे प्रीफिक्स किया हुआ है प्रोटो, मीनिंग क्या है, इनिशियल पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि ये वो दौर था जब एग्जैक्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर शुरू नहीं हुआ था बट होने वाला था, अर्ली स्टेज पे था उसके, इसीलिए हमने ये टर्म यहाँ पे यूज़ किया है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। वो दौर जब फैक्ट्री लाइफ स्टार्ट होने को था, हुआ एग्जैक्टली नहीं था। एंड हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है, कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। अब जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ इंग्लैंड में तो इसके बाद क्या हुआ, कैसे फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ, व्हाट वेयर द रीज़न क्या क्या थे जिसके बावजूद कुछ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुआ, कुछ कारण तो रहे होंगे ऑब्वियसली, तो हमें वो जानने की ज़रूरत है। देन हम आएंगे नीचे और एक पॉइंट होगा
वो पॉइंट है हमारा द पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल चेंज। यानी कि जब इस्टेब्लिश एक बार फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गया, अलग अलग चीज़ों की फैक्ट्री इस्टेब्लिश होता है, जब एक बार हो गया तो उसमें पेस, उसकी पेस में कितना चेंज आया, यानी कि 1 से 2 कितना हुआ, 2 से 10, 10 से 50, 50 से 1000, 2000, तो उसको हम कहेंगे पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। वो हम पढ़ेंगे, कम था या ज़्यादा था। अगर किसी पर्टिकुलर मार्केट का हम मान के चलो, अगर कॉटन मान के चले, कॉटन का इंडस्ट्री, कॉटन का फैक्ट्री एक बार इस्टेब्लिश हुआ, उसके कॉटन फैक्ट्री में चेंज कितना आया, मतलब कि एक कॉटन फैक्ट्री है, उससे 1 से 10 कितना हुआ, 10 से 50, 50 100 कैसे हुआ। एट द सेम टाइम स्टील का इंडस्ट्री है, फैक्ट्री का, ये आयरन का इंडस्ट्री है, उनमें कितना चेंज आया, टेक्सटाइल के इंडस्ट्री में कितना चेंज आया, बाकी आर्म एंड एम्यूनेशन का जो इंडस्ट्री है उसमें कितना चेंज आया, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैकेनाइजेशन एंड द लाइफ ऑफ वर्कर। जब हम मैकेनाइजेशन की बात करते हैं, मशीन लाइफ, तो ऑब्वियसली मशीन लाइफ रातों रात तो कहीं ना कहीं सेट नहीं हुआ होगा। रातों, मान के चलो आज मैंने मशीन इंट्रोड्यूस किया, कहीं पे मशीन मैंने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद वो एक मशीन एक फैक्ट्री में इस्टेब्लिश हुआ हो और रातों रात उसमें दुनिया भर के प्रोडक्ट बने हो, मार्केट में सप्लाई हुआ हो, एक मशीन से 10 मशीन बना हो, 10 से 1000, 1000 से 10,000, 20,000, लाखों में, ये ओवरनाइट की बात नहीं होता है। इट आल्सो टेक्स टाइम, इसमें भी टाइम लेता है, 1 से 10, 10 से 20 होने में बहुत टाइम लेता है। तो हमें मैकेनाइजेशन में वो भी पढ़ने की ज़रूरत है, वो प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा कि कब एग्जैक्टली बना, एक बनने के बाद 2 कब हुआ, इन दैट बिटवीन उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहा, वो पढ़ना पड़ेगा उसमें। एंड आफ्टर दैट लाइफ ऑफ वर्कर। अब जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे, उनके लाइफ में क्या चेंजेस आए, लाइफ में चेंज इन द सेंस पॉजिटिव चेंज या नेगेटिव चेंज, उनके क्या क्या इश्यूज रहे थे, उनके क्या क्या ग्रीवेंसेस थे, क्या उनके लाइफ स्टैंडर्ड में एक अच्छा इंडस्ट्री आने के बाद उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आया या पहले से भी बदतर हुआ, उनके लाइफ में चेंज आने से उनके बच्चों पे क्या असर पड़ा, उनके सोशल सिस्टम पे क्या असर पड़ा, उनके लिवलीहुड पे क्या असर पड़ा, यह हमें समझने की ज़रूरत है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन पर्सपेक्टिव, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या था, वो हमें समझने की ज़रूरत है। जब हम इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ता है तो सबसे पहले हम पढ़ता है इम्पैक्ट ऑन कॉलोनीज एंड वीवर्स। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बार वंस स्टार्टेड, एस्टैब्लिश जब हो गया, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप से शुरू हुआ। इसके बाद यूरोप ने आहिस्ता आहिस्ता ये फैलाना शुरू कर दिया अपने कॉलोनीज़ में। कॉलोनी ऑब्वियसली उस वक्त यूरोप जो डोमिनेंट कंट्रीज़ थे, यूरोप में बड़े बड़े डोमिनेंट कंट्रीज़ है, डेवलप्ड कंट्रीज़ थे वहाँ पे, तो उन्होंने साथ ही साथ अपने कुछ कॉलोनीज़ भी इस्टेब्लिश किया हुआ था। कॉलोनी अगर आप लोगों को मैं समझा दूं, कॉलोनी नॉर्मली ये वो जगह होता है जो एक इंपीरियल पावर, यानी कि पावरफुल कंट्री अपने फ़ायदे के लिए एक वीकर कंट्री के ऊपर रूल करता है, यानी कि उसके पूरा पॉलिटिकल सेटअप, इकोनॉमिक सेटअप के ऊपर कंट्रोल होता है उसका। तो फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल के तरीके से समझा दूं तो आपके पास हमारा इंडिया ही है। इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश फॉर द पीरियड ऑफ 200 ईयर्स। 200 साल तक के लिए हमारा हिंदुस्तान ब्रिटिश यानी कंट्रोल में था। तो इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, तो उसको हम कहेंगे। इसी तरह इंडिया की तरह वियतनाम था, इसी तरह साउथ अफ्रीका, बहुत से और छोटे छोटे कंट्रीज़ है, दूसरे कंट्रीज़ के कॉलोनीज़ हुआ करते थे। जब कॉलोनीज़ होता था तो ऑब्वियसली कॉलोनी में उनको क्या दिखता था, मार्केट दिखता था। कॉलोनी में लोगों की डिमांड क्या है, तो उस हिसाब से वो लोग अपने फैक्ट्रीज़ में सप्लाई को बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा देते थे। तो पहले पहले बनाते थे, बट लेटर ऑन क्या किया उन्होंने, अपने कॉलोनीज़ में जाके वहीं पे फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए। अब जब कॉलोनी में जाके फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गया तो कॉलोनी के अपना एक मिसाल क्या होता है, पॉलिटिकल सेटअप, सोशल सेटअप होता है, कल्चरल सेटअप होता है। तो उन कल्चरल सेटअप पे, सोसाइटी पे या इकोनॉमिक सेक्टर में क्या असर पड़ता है, इम्पैक्ट यहाँ पे ये है। इम्पैक्ट ऑन कॉलोनीज मतलब क्या
इस फैक्ट्री के वहाँ आने से पहले भी उस पर्टिकुलर कॉलोनीज में कुछ फैक्ट्रीज तो एस्टेब्लिश हुए होंगे या रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल फैक्ट्री इन द सेंस मैं कहूँगा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पर भी मैं कहूँगा एग्जैक्टली जो टेक्निकली जो फैक्ट्री लाइफ स्टार्ट होने से पहले ट्रेडिशनल मार्केट तो था वहाँ पे, तो वहाँ पे भी प्रोडक्शन होता था। कैसे प्रोडक्शन होता था? होममेड यानी कि हैंडमेड प्रोडक्शन ऑब्वियसली होता था। तो उन खासकर मैंने यहाँ पे टेक्निकली अब और एक टर्म ऐड किया हुआ है, इम्पैक्ट ऑन कॉलोनीज एंड वीवर्स कहा है। जिस तरह हमने वेस्टर्न कंटेक्स्ट में वर्कर लाइफ ऑफ वर्कर कहा था, यहाँ पे हमने वीवर्स ही कहा है। वो इसलिए कहा है क्योंकि फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने से पहले हमारे हिंदुस्तान जैसे जगहों पे ज़्यादातर जो फैक्ट्री के जो काम थे, यानी कि जो मार्केट का जो काम था, वो वीवर्स लोग काम करते थे। हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ज़्यादा डिमांड थी, तो यहाँ पे कपड़े बनाना, वीविंग करना, जो वर्कर थे वीविंग ज़्यादा करते, वीवर्स होते थे, स्पिनिंग होता था, तो ये कंट्री साइड में ही होता था। तो इन्हीं जब जो मर्चेंट क्लास है ये इनको काम देते थे, वीविंग का काम देते थे, स्पिनिंग का काम देते थे। तो जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ तो ऑब्वियसली उनके लाइफ पे क्या असर पड़ा? फैक्ट्री इस्टेब्लिश होने का मतलब जब मशीन आए, मशीन मेड प्रोडक्ट्स आए, तो उनके लाइवलीहुड पे क्या असर पड़ा? वो जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था क्या वो पहले की तरह इंटैक्ट रहा या पहले से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, कहीं आपने इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत वहाँ से हो गई या पहले से हुआ था या इसके बाद हुआ? क्या इसका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का हिंदुस्तान में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ उसका इससे कुछ रिलेशन है या नहीं है? हमें वो पढ़ना पड़ेगा। लाइवलीहुड ऑफ वीवर्स का हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इम्पैक्ट क्या रहा, प्रोस एंड कॉन्स पढ़ना पड़ेगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हमें जानने की ज़रूरत। पहले जब जब ये मार्केट एस्टैब्लिश किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने या यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे हिंदुस्तान आके फैक्ट्री पहले अपना फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया। लेटर ऑन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, जो ट्रेड के लिए माना जाता था, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके उन्होंने भी कुछ कोलैबोरेशन में हम कहेंगे मिलजुल के अलग अलग कंपनीज़ को उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे हिंदुस्तान में फैक्ट्री की शुरुआत कैसे हो गई, हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने उसको टेक ओवर कैसे किया, उससे हमारे हिंदुस्तान की इकॉनमी में क्या चेंज आया? पॉजिटिव चेंज आया, नेगेटिव चेंज आया? क्या हिंदुस्तान के लोग इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की ये एक शुरुआत हो चुका था नए दौर का, क्या लोगों ने इसको वेलकम किया या उसने रिजेक्ट किया? ये जानने की ज़रूरत। एंड आफ्टर दैट व्हाट वर द पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? हमें ये समझने की ज़रूरत है हमारे हिंदुस्तान के फैक्ट्रीज़ में स्पेशलिटी क्या था। हमारे हिंदुस्तान में जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था, हिंदुस्तान के माहौल में, हिंदुस्तान जैसे बड़े कंट्री में जब फैक्ट्री इस्टेब्लिश होता है, इस माहौल में जो वर्कर क्लास है, ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान में एक वर्क फोर्स अच्छा खासा था, एक बल्क में था, जो कंट्री साइड में ज़्यादा था। वो जब हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे तो उस फैक्ट्रीज़ में खासकर उन फैक्ट्रीज़ की पेक्युलैरिटीज़ क्या था? मैं ऑब्वियसली आपको कहूँगा जो यूरोप में फैक्ट्रीज़ थे और हमारे हिंदुस्तान में फैक्ट्रीज जो इस्टेब्लिश होके या इवॉल्व होके आ रहे थे, अलग अलग फैक्ट्रीज़ बन के आ रहे थे, उसमें फ़र्क तो था ही ऑब्वियसली। इसीलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है पेक्युलैरिटीज़ ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो वो पेक्युलैरिटीज़ क्या है वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। आपको आज जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है, जो भी हो रहा है हमारा अलग अलग सेक्टर में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये चीज़ें कैसे होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कॉजेज़ क्या होता है, यहाँ पे अगर इस एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को अगर आप अच्छे से समझोगे तो आज को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आज हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, इसको भी आप समझ सकते हो। फ्यूचर में क्या होने का अंदेशा है ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम पहला टॉपिक लेंगे जो एक पेंटिंग पे बेस्ड है, जो हमारे इसी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहला टॉपिक रहेगा,
जिसमें अब जो पेंटिंग्स के बारे में मैं जिक्र करूंगा, डॉन ऑफ द सेंचुरी एंड द टू मैजिशियन, उसी के बेस्ड है। उसको आप एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से मैं रिलेट करके आपको बता दूंगा कि दो पेंटिंग्स का इस एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या रिलेशन है। तो फ्रेंड्स, होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एज यूजुअल लाइक करिए और शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच। ये फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।